हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने सविनय आज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण का जो पहला भाग था उसको पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ध्यान रखिए, इसको पढ़ने के पहले इसका जो पहला पार्ट है उसको आप पढ़ें, ताकि फिर आप जब इस वीडियो में आएंगे तो आपको क्या लिंक करते बनेगा, है ना, दोनों को कोरिलेट करते बनेगा कि चीज़ें किस तरीके से आगे आगे बढ़ रही हैं, ये जो है अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ये वाले वीडियो देखने के पहले इसका जो भाग 1 है उसको जरूर देखें। ठीक है, देन फिर आप इस वाले वीडियो में आएंगे। तो देखिए, सविनय आज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण है ना, सब देश में होते क्या रहता है आपको पता होना चाहिए कि सविनय आज्ञा आंदोलन जो है राष्ट्रव्यापी या एक केंद्रीय आंदोलन होता है जो क्या हो रहा था, देश में चल रहा था। उसी दौरान हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सविनय आज्ञा आंदोलन का जो के लिए, ठीक है, कुछ जो इसके स्थायी नेता थे, साथ में जो कुछ केंद्रीय नेता होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ आते हैं। और वो क्यों आते हैं, ताकि सविनय आज्ञा आंदोलन को एक सुचारू रूप से उद्देश्यपूर्ण तरीके से क्या किया जा सके, आगे जारी रखा जा सके, आगे चलाया जा सके। तो इसी क्रम में आप देखते हैं, है ना, कल के जो वीडियो में आप देखेंगे तो जितनी चीज़ें हुई जिसमें क्या होता है, सविनय आज्ञा आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से डिटेक्टरों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और उनको इसका जो है उद्देश्य बताया जाता है कि सविनय आज्ञा आंदोलन के तहत आपकी उद्देश्य प्राप्ति क्या रहेगी, किन क्षेत्रों से आप किन किन चीज़ों का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर, रायपुर, है ना, साथ ही धमतरी, इन सब जो शासित क्षेत्र से, वहाँ से जो प्रमुख नेता थे, है ना, और उसी प्रकार जो आर्ट डिटेक्टर की नियुक्ति की गई थी, इसलिए की गई थी ताकि सविनय आज्ञा आंदोलन को सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में क्या किया जा सके, चलाया जा सके। उसका उद्देश्य की प्राप्ति छत्तीसगढ़ में क्या हो, उस क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के जो राजनेता हैं, है ना, जो स्थानीय राजनेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही कुछ बड़े नाम और व्यक्ति आपको केंद्रीय स्तर के नेता भी आपको देखने को मिलेंगे इस दौरान। वो आते हैं छत्तीसगढ़ में और सविनय आज्ञा आंदोलन को आम सभा के द्वारा संबोधन करके, सम्मेलन आयोजित कर क्या करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ठीक है, साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि वो कुछ जगहों पे जाकर स्वतः ही इसका नेतृत्व करते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि गांधी जी का यहाँ आगमन होता है। साथ ही इसके आने वाली क्लास में हम पंडित नेहरू जी के बारे में देखेंगे कि पंडित नेहरू जी पहली बार सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ पधारेंगे और वो इससे संबंधित उद्देश्य ही के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि सविनय आज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए, ठीक है, रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है। साथ ही इसी दौरान राष्ट्रीय नेता गांधी जी का द्वितीय आगमन कहने का मतलब यह है कि गांधी जी जो है दूसरी बार छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप याद रखेंगे कि आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया है। यहाँ से जो है प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और साथ ही वानर सेना से संबंधित इसके पहले वीडियो में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ था, वहाँ से पहले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप याद रखेंगे रायपुर में जो वानर सेना का गठन किया गया है और इससे संबंधित चीज़ें कि आगे किस तरीके से चलती हैं, इसके बारे में प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। साथ ही गांधी जी के द्वितीय आगमन से संबंधित 4 से 5 प्रश्न इन सब तथ्यों से पहले भी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए आज हम वीडियो को अब चालू करते हैं। ठीक है, और आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें, ताकि आप आज के वीडियो में वहाँ से क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि ये जो है आगे जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चलती हैं। ठीक, तो देखिए, सविनय आज्ञा आंदोलन में कल जो डिटेक्टर की नियुक्ति की गई थी, लगभग 8 डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उस बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो 8 डिटेक्टर जो है अलग अलग क्षेत्रों से क्या कर रहे थे, सविनय आज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि इसी दौरान सविनय आज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए रायपुर में, याद रखना, रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है। कहाँ? तो रायपुर में। ठीक है, कहाँ? तो याद रखना है, रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है। ठीक, तो देखिए रायपुर में वानर सेना का गठन कब होता है, तो इस चीज को आप याद रखना, सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, और साथ ही बिलासपुर में जो वानर सेना का गठन होता है वो रायपुर से पहले ही हो जाया रहता है। ठीक है,
तो सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान याद रखेंगे कि रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि सविनय आज्ञा आंदोलन जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसको क्या मिल सके? समर्थन मिल सके, सहयोग मिल सके। ठीक है, अब याद रखेंगे वह तिथि जब इसको गठित किया गया, तो याद रखेंगे फरवरी और साल है 1932। 1932 का जो साल होता है उसमें फरवरी के महीने में रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि आपका साल है 1932, है ना। 1930 के आसपास सविनय आज्ञा आंदोलन को देखने को मिलता है। इसी में 1932 में फरवरी के महीने में रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है। अब देखिए इसके जो गठनकर्ता होते हैं, इसके संस्थापक, उनका नाम बलीराम दुबे। ठीक है, और बलीराम दुबे का जो उपनाम है, इनको आजाद के नाम से भी क्या कहा जाता था? बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। ठीक है, तो देखते हैं कि रायपुर में जो वानर सेना है, ठीक है, रायपुर में जो वानर सेना होता है उसका गठन जो है ये किया जाता है, या उसके संस्थापक जो हैं नाम है बलीराम दुबे। क्या नाम है? तो नाम आपको याद रखना है, बलीराम दुबे। और बलीराम दुबे को याद रखिएगा आप, आजाद के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, और बलीराम दुबे को याद रखेंगे आप, आजाद के नाम से क्या कहा जाता था? पुकारा जाता था। ठीक, चलिए, और याद रखेंगे विशेष इसमें एक तथ्य है, एक बातें हैं कि जो है वानर सेना जो रायपुर में गठित किया गया था वह विशेषकर छोटे बच्चे इसमें सम्मिलित है। ठीक है, छोटे बच्चों का समूह होता है या संगठन था। ठीक है, याद रखेंगे आप, छोटे बच्चों का इसमें क्या था? संगठन था, समूह था। छोटे बच्चों को उनका समूह बनाकर रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया था। इस बात को आप क्या रखेंगे? अच्छे से याद रखेंगे। चलिए ठीक, तो देखिए अब वानर सेना का गठन किया गया था, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक मुख्यालय होना चाहिए या एक ऑफिस। अभी वर्तमान समय में से देखा जाए इसका एक ऑफिस होना चाहिए, एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो वानर सेना का गठन रायपुर में किया गया था, इसका केंद्र जो था ब्राह्मणपारा था। याद रखेंगे, ब्राह्मणपारा रायपुर में क्या था? ये एक्टिवेट था, है ना। तो देखिएगा जो रायपुर में वानर सेना का गठन है ये कहाँ ज़्यादा केंद्रित था? तो याद रखना है आपको, रायपुर के ब्राह्मणपारा में। ब्राह्मणपारा रायपुर में इसका क्या है? एक तरफ से कहना चाहिए वहीं से इस संगठन का क्या होता था? कार्यकलाप होता था, वहीं से इसकी नीतियां बनाई जाती थी और साथ ही कार्यविधि तैयार की जाती थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखते हैं कि ब्राह्मणपारा में ये जो है केंद्र स्थल था किसका? तो रायपुर वानर सेना का। और रायपुर में वानर सेना जो गठित किया गया था, जो नीतियाँ बनाई जाती थी, है ना, कि आगे किस तरीके से काम होंगे। ठीक है, साथ में इनके संगठन का जो जुड़ाव था वो कहाँ से था? तो यहीं से था, ब्राह्मणपारा रायपुर से। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो वानर सेना का गठन किया गया था यह क्यों किया गया था, किस लक्ष्य से किया गया था और इसकी उद्देश्य क्या था, है ना। तो इसके बारे में देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा कि सविनय आज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण चल रहा था उसमें क्या करने के लिए, सहयोग देने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए। तो ये समर्थन किस प्रकार करते थे वानर सेना जो है? तो याद रखेंगे आप, ये आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे, जुलूस के माध्यम से, है ना, जुलूस के माध्यम से या पर्चे के माध्यम से, कुछ बैनरों के माध्यम से, है ना, ये लिखकर क्या करते थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका जो उद्देश्य थे उसको क्या करते थे? लोगों को बताते थे, मौखिक रूप से प्रचार प्रसार करते थे, जुलूस निकाल कर प्रचार प्रसार करते थे, अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व कर क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सविनय आज्ञा आंदोलन का उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि पहले तो इसको समर्थन प्रदान करना है, सहयोग प्रदान करना है, और अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, प्रचार प्रसार किया जाता था, चाहे वो मौखिक माध्यम से हो या जुलूस के माध्यम से हो या पर्ची के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखिए किस प्रकार, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि जो है पोस्टर और पर्ची, पोस्टर और पर्ची का क्या करते थे आंदोलन में, जुलूस के माध्यम से इसका क्या करते थे? इस माध्यम से ये इसको क्या करते थे? आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाता था। कैसे? तो पोस्टर और पर्ची। ठीक है, पोस्टर और पर्ची के माध्यम से क्या करते थे? जुलूस निकाल कर, ठीक है, या मौखिक रूप से या आंदोलन में अलग अलग जगह क्या होता है इनको देखकर आपको क्या देखने को मिलता है कि पोस्टर और पर्ची वितरण कर, ठीक है, ये आंदोलन को क्या करते थे? आगे बढ़ाते थे। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि पोस्टर और पर्ची का क्या होता था? वितरण किया जाता था इनके द्वारा। साथ ही मौखिक रूप से भी ये क्या करते थे? सविनय आज्ञा आंदोलन के समर्थन में, उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख पाते हैं पोस्टर और पर्ची वितरण आंदोलन के साथ इनकी गतिविधियों से संबंधित थी। क्योंकि रायपुर में जो वानर सेना गठित किया गया था, आपको याद रखना है ये क्या था? छोटे बच्चों का समूह था। सबसे पहले तो याद रखना है आपको
कि छोटे बच्चों का क्या था, समूह था, संगठन था। तो छोटे बच्चे करते क्या थे, इसमें पोस्टर और पर्ची है, उसमें सभी ने आज्ञा आंदोलन से संबंधित जो प्रेरक बातें हैं उसको लिखा जाता था, उसके उद्देश्य के कुछ चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता था। और इसको जो है बच्चे क्या करते थे, गली गली में घूम के या उन क्षेत्र में जहाँ से इसका क्या किया जाता था, नेतृत्व करना है, उन क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखेंगे यहाँ पे कि अभी तो यहाँ पे आपने देखा कि पोस्टर और पर्ची वितरण के, है ना, पोस्टर और पर्ची को क्या करते थे, लोगों में बांट बांट कर इससे संबंधित जो उद्देश्य है ना, और समर्थन को ये बताते थे। इसी में आप देखेंगे कि जो अग्रणी नेता कहने का मतलब जो इसका नेतृत्व करने वाले नेता है, वो भी संदेश को क्या करते थे, उनके संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम जो है ये रायपुर का जो वानर सेना है इनके माध्यम से किया जाता था। ठीक है, इसी चीज को मैंने आपको बताया कि जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो नेता यहाँ आए हुए थे, साथ में जो क्या है स्थानीय नेता थे, उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो संदेश है, उनको रायपुर की जो वानर सेना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर्ची के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, अन्य तरीके से क्या करते थे, पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, साथ में ये छोटी छोटी जनसभा लोगों को एकत्रित कर उनको उद्देश्य के बारे में बताते थे, इसको अपने समर्थन देने के लिए और सहयोग देने के लिए भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि छोटी छोटी जनसभाएं भी वानर सेना के द्वारा सब इन्हें आज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए की जाती थी, जिसके माध्यम से ये लोगों को क्या करते थे, विकसित लोगों का विकास, जो सभी ने आज्ञा आंदोलन है इससे जो है उनको प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, ताकि वो इसमें अपनी जन भागीदारी क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि रायपुर में वानर सेना का काम किस तरीके था। तो देखिए, पोस्टर और पर्ची को आंदोलन में क्या करते थे, लोगों के बीच बांटते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे। साथ ही ये इनके जो उद्देश्य के लिए जो नेताएं थे, उनकी जो संदेश है उसको क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करते थे। साथ ही तीसरी बातें इनमें याद रखना कि जो है छोटी छोटी जनसभाएं क्या करते थे, आयोजित करते थे, उसका संबोधन करते थे, है ना, ताकि इन जो चीजों को क्या किया जा सके, आगे विस्तारित किया जा सके, प्रसारित किया जा सके। चलिए, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो संचालक। ठीक है, रायपुर में जो वानर सेना है इसका संचालक कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यति यतनलाल जैन। ठीक है, तो रायपुर में जो वानर सेना गठन किया गया था उसके संचालक का नाम आपको याद रखना है, यति यतनलाल जैन। ठीक है, तो रायपुर में याद रखेंगे आप, वानर सेना जब गठित की गई तो उस दौरान उसके जो संचालक थे नाम है यति यतनलाल जैन, और साथ ही इसके जो संस्थापक हैं नाम है बलीराम दुबे। याद रखेंगे इनको आजाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो सभी ने आज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान जब किया जा रहा था, ठीक है, तो इस दौरान जो है इनके संस्थापक, है ना, रायपुर में वानर सेना के जो संस्थापक नाम है बलीराम दुबे, और एक और नाम याद रखना रामाधर नाई, इनको क्या कर लिया गया, पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सब इन्हें आज्ञा आंदोलन को समर्थन देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि जैसे ही प्रचार प्रसार, है ना, स्थानीय नेताओं और साथ ही कुछ केंद्रीय नेताएं जो इस दौरान आते हैं, उनके संदेश को लेकर क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों को उसके लिए क्या किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ताकि वो जो अपना जन भागीदारी यहाँ क्या करें, प्रदान करें। इसी क्रम में जैसे ही ये चीज़ें एक बड़े स्तर पर होने चालू होती हैं, तो जो पुलिस होते हैं, है ना, जो अंग्रेज पुलिस होते हैं, उनके द्वारा रायपुर में वानर सेना का जो मुखिया होता है, जो संस्थापक होता है, नाम है बलीराम दुबे, इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही एक और सहयोगी जिनका नाम है रामाधर नाई, साथ ही एक और सहयोगी जिनका नाम क्या है, तो याद रखना है आपको, रामाधर नाई, इनको भी पुलिस के द्वारा असहयोग आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन और सहयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। चले अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वानर सेना की जो गतिविधि थी, गतिविधियां कहने का मतलब वो कार्य कैसे प्रचार प्रसार करना, मौखिक रूप से करना, पोस्टर पर्ची या कागज के माध्यम से करना, साथ ही छोटी छोटी जनसभाएं क्या करना, आयोजित करना, उसमें जो संदेश था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, जो ऊपर से संदेश मिलते थे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, उनका भी प्रचार प्रसार करना, ये इनका क्या था, गतिविधि थी, कार्य गतिविधि थी। इसी में आप देखेंगे जो वानर सेना है, इसी में पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, एक बहुत ही फेमस नाम है, आपको याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल के जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, बड़े पुत्र होते हैं, नाम है भगवती चरण शुक्ल, ये भी रायपुर के वानर सेना में
जो गठन हुआ है उसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया है, इसके वानर सेना की गतिविधि में या कार्य में जो छोटे बच्चों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी के ज्येष्ठ पुत्र, नाम याद रखना है, भगवती चरण शुक्ल, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल के जो ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़े पुत्र होते हैं, नाम है भगवती प्रसाद शुक्ल, वो भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं, वो भी इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा कि रायपुर के वानर सेना में पंडित रविशंकर शुक्ल के जो बड़े पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र, नाम है भगवती चरण शुक्ल, वो भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसी में हम लोग देखेंगे कि रायपुर के ब्राह्मण पारा में इसका जो होता है केंद्र स्थल होता है ना। वानर सेना की जो संस्था होती है, जो इनका एक ऑफिस होता है, अभी वर्तमान समय में कार्यालय कहा जाए, जहाँ से क्या करते हैं, अपने कार्यों की गतिविधियों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, वहाँ से उसके उद्देश्य से संबंधित चीज़ें या कार्य विधियों को क्या करते थे, किन क्षेत्रों में किस तरीके से काम होगा, कहाँ से कौन नेतृत्व करेगा, उसके बारे में यहाँ पे एक इनका कहना चाहिए आपको, है ना, नियम कानून जो है यहाँ से आपको क्या होने के देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि एक स्थल से ये जो है क्या करते थे, काम को वहाँ से आप ऑर्गेनाइज करते थे, ऑपरेट करते थे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रायपुर के ब्राह्मण पारा में इनका जो है क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि खुला ऑफिस होता है इनका, ठीक है। कहाँ, तो रायपुर ब्राह्मण पारा में। और रायपुर ब्राह्मण पारा के नज़दीक ही आपको आजाद चौक देखने को मिलेगा, और ये जो है इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर, तो बलीराम दुबे जी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। तो रायपुर के ब्राह्मण पारा में आप देखते हैं कि वानर सेना का गठन होता है, उनका केंद्र स्थल जो होता है रायपुर का ब्राह्मण पारा होता है, और इसी के पास ही आपको एक आजाद चौक देखने को मिलेगा, और इसी आजाद चौक जो का नामकरण जो है वानर सेना, छत्तीसगढ़ के रायपुर में वानर सेना का जो गठन करता है, नाम है बलीराम दुबे, जिनको है ना आजाद उपनाम से क्या लोग क्या करते थे, बुलाते थे, पुकारते थे या कहते थे, उनके ही नाम पर जो आजाद चौक का नाम है वो उसका नामकरण किया गया है। यहाँ आप लोग देखते हैं कि रायपुर का ब्राह्मण पारा, जहाँ वानर सेना का गठन किया गया था, जो उसका केंद्र स्थल होता है, उसी के पास में आजाद चौक होता है, ठीक है। उस आजाद चौक का नामकरण जो है वानर सेना के जो संगठनकर्ता या संस्थापक नाम है बलीराम दुबे, जिसको आजाद के नाम से भी जाना जाता है, के नाम पर रखा गया है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब ये चीज़ें जो है, अब है ना, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है वानर सेना द्वारा जो इसका समर्थन और प्रचार से संबंधित चीज़ें हैं, ये क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होता है, फैलना चालू होता है। तो इसको देखते हुए जो अंग्रेजी सेना होती है, जो अंग्रेजी पुलिस होती है, वो जो है 28 अगस्त 1932, आपको डेट याद रखना है, 28 अगस्त 1932 को रक्षाबंधन का दिन होता है, और इस दिन इनकी गिरफ्तारी कर दी जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही इसका जो है वानर सेना के द्वारा बड़े क्षेत्र में प्रचार प्रसार, ठीक है, इसका सहयोग और साथ ही समर्थन किया जाता है, तो ये सब देखते हुए अंग्रेजी से जो पुलिस अधिकारी हैं क्या होते हैं, विचलित होते हैं, और 28 अगस्त, डेट याद रखना है आपको, 28 अगस्त 1932 को, ठीक है, रक्षाबंधन का दिन है, 28 अगस्त 1932 को रक्षाबंधन के दिन गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, किनके द्वारा, तो अंग्रेजी पुलिस के द्वारा। किनकी गिरफ्तारी की जाती है, तो याद रखना है वानर सेना से संबंधित लोगों की, ठीक है। अब 31 मार्च 1932 को आप लोग याद रखेंगे डेट, वानर सेना का जो संगठन होता है, इसका जो जुलूस निकाला जाता है किसके द्वारा, तो उसके नेतृत्वकर्ता साथ में संस्थापक बलीराम दुबे के द्वारा, ठीक है। 28 अगस्त 1932 रक्षाबंधन के दिन देखते हैं आप कि जो प्रचार प्रसार और साथ ही आंदोलन को जो समर्थन और सहयोग है, उसके खिलाफ जो है पुलिस के द्वारा यहाँ कार्रवाई की जाती है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और उसके 30 दिन बाद 31 अगस्त 1932, ठीक है, डेट याद रखना है आपको, 31 अगस्त 1932 को जुलूस निकाला जाता है, वानर सेना के जो संगठनकर्ता या संस्थापक नाम है बलीराम दुबे, इनके द्वारा, ठीक है। तो बलीराम दुबे के द्वारा जुलूस कब निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है 31 मार्च 1932 को, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके बारे में देखा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर में जब वानर सेना का गठन किया गया था, उन सब चीजों से संबंधित ये सारी बातें थी, ठीक है।
चलिए इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो या समझ में ना आया हो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, पॉज करके उसको रिपीट करके देखेंगे। एक दो बार देखने के बाद वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसी दौरान देखते हैं, ये तो बात हो गई वानर सेना का गठन का। अब इसके बाद देखिएगा इसी तरह की अन्य समिति और कमेटी गठित की जाएगी ताकि सब इन्हें आज्ञा आंदोलन को क्या किया जा सके, उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या सहयोग किया जा सके, समर्थन किया जा सके। तो देखिए वानर सेना के गठन के बाद इसको समर्थन और सहयोग करने के लिए आपको सेवा दल का गठन देखने को भी मिलता है। किसका? तो सेवा दल का गठन देखने को मिलता है। आपको समय याद रखना है 1938 का, ठीक है। 1938 में सेवा दल का गठन किया गया है, ठीक है। सेवा दल का गठन आपको देखने को मिलता है 1938 को, और याद रखेंगे आपका स्थान जो है ये है खैरागढ़, ठीक है। वर्तमान में याद रखना खैरागढ़ गंडाई है ना, ये क्या है, एक अलग जिला है, ठीक है। ये क्या है, अलग जिला है, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, ठीक है। इस जिले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये राजनांदगांव से अलग होकर बना है, ठीक है। तो 1938 में आप देखते हैं कि सेवा दल का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1938 में, और स्थान आपको याद रखना है खैरागढ़ में। स्थान कहाँ? तो खैरागढ़ में। और इसके संस्थापक कौन है? तो नाम आप याद रखना है आप, सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है कि सेवा दल का गठन किया जाता है 1938 में। कहाँ किया जाता है? तो याद रखना खैरागढ़ में, और जो संस्थापक है नाम है सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। संस्थापक कौन कौन है? तो इसका नाम आपको याद रखना है, एक नाम है सुखराम और दूसरा नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक। और ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाए कि सेवा दल का गठन कौन से आंदोलन के दौरान किया गया था, कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था, तो आपको याद रखना है उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सेवा दल का गठन किया गया था 1938, याद रखना है खैरागढ़ में, ठीक है। अब एकदम दौरान का, तत्कालीन दौरान की बातें नहीं है, उसके आसपास के समय आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसी समय आप लोग याद रखेंगे जब सविनय आज्ञा आंदोलन चल रहे थे। सेवा दल का गठन तो खैर बहुत बाद में हुआ, उसके पहले जो है गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। और याद रखेंगे गांधी जी जब इस बार छत्तीसगढ़ आते हैं तो ये जो है छत्तीसगढ़ दूसरी बार आते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके पहले भी गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ आए हुए थे। तो इसका वीडियो आप में देखेंगे, इसके पहले अगर 4-5 वीडियो देखेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि गांधी जी कौन से आंदोलन के दौरान आए थे, उस दौरान वो कहाँ कहाँ पे गए, है ना। वो जैसे कंडेल नहर सत्याग्रह आपको पता होगा, उस दौरान जो है सुंदरलाल शर्मा उनको क्या करते हैं, आने का आह्वान करते हैं, उनको लेने के लिए वो पश्चिम बंगाल जाते हैं। वहाँ वो ये सारी बातों को, है ना, कंडेल नहर सत्याग्रह संबंधित चीज़ों को गांधी जी के सामने रखते हैं, और उनकी बात को सुनकर गांधी जी क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है। तो 1920 के आसपास का समय रहता है, आपको याद रखना है उन सब चीज़ों को। और उस समय आपको याद रखेंगे असहयोग आंदोलन क्या होता है, चलते रहता है। तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का मेन उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन के लिए क्या करना, छत्तीसगढ़ आना, साथ ही कंडेल नहर सत्याग्रह को क्या करना, तो अपना नेतृत्व देना। तो आज आप देख पाते हैं गांधी जी का जो द्वितीय आगमन होता है ये होता है 1933 में, ठीक है। कब होता है? तो आप याद रखेंगे 1933 में, और 5 दिन के लिए गांधी जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पधारे होते हैं। कितने दिन के लिए? तो 5 दिन के लिए। तारीख है 22 नवंबर से 28 नवंबर, ठीक है। 22 नवंबर से 28 नवंबर तो गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ में अपने द्वितीय आगमन के दौरान रहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए? तो डेट याद रखना है 22 नवंबर से 28 नवंबर तक, कुल 5 दिनों की इनकी यात्रा होती है। और सन याद रखना है 1933 को। कब? तो 1933 को। साथ ही पहली बार कब आए थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह को क्या करने के लिए, दिशा मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। किसके आह्वान पर आए थे? तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के, और उनके साथ उनके सहयोगी भी आए हुए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच, ठीक है। कुल 5 दिन के लिए ये आते हैं, और सन याद रखना है आपको 1933 का समय होता है। कब? तो 1933 का समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो जब द्वितीय बार गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनके आने का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा अछूतोद्धार कार्यक्रम, ठीक है। अछूतोद्धार कार्यक्रम, क्योंकि उस समय हमारे समाज में देखेंगे तो जो भेदभाव है ना, जातिगत, वो क्या थी, प्रचलन में थी। तो उसी जो अछूतोद्धार कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा कि उनका आगमन जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए आता है,
ठीक है, ताकि जो भेदभाव है उससे संबंधित चीज़ों को गांधी जी के द्वारा, है ना, प्रखरित कर बताया जाए कि ये किस तरीके से, है ना, इससे जो है सभी ना आज्ञा आंदोलन का जो समर्थन था और सहयोग था उसको क्या हो रहा था, वहाँ कमजोरी पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि गांधी जी का द्रुतीय आगमन का जो उद्देश्य था वो अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाने के लिए था। अच्छा, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाने का जो कारण था वो देखिएगा, क्योंकि उस समय समाज में, है ना, जो भेदभाव थी, जातिगत विसंगतियाँ थी, वो बहुत बड़े स्तर पर थी और इससे जो है राष्ट्रीय आंदोलन को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। उनका जो समर्थन और सहयोग था, जन भागीदारी थी, वो उसमें क्या हो रही थी, अछूतोद्धार के कारण, भेदभाव के कारण, है ना, उसमें क्या कमी देखने को मिल रही थी, कमजोर पड़ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गांधी जी छत्तीसगढ़ द्वितीय आगमन क्यों हुआ था, तो अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाने के लिए। और अछूतोद्धार से संबंधित चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि उस समय समाज में जो जातिगत विसंगतता थी, है ना, जो भेदभाव किए जाते थे, वो जो है क्या करते थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे उसको कमजोर करते थे, क्योंकि इससे जो है लोगों की जन भागीदारी और सहयोग और समर्थन में क्या होता था, कमी आ जाता था। ठीक है, उस स्तर पर यहाँ से सहयोग देखने को नहीं मिलता था। किसके कारण, तो भेदभाव, जातिगत जो चीजें होती थी उनके कारण। इसी में आप आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा इसी दौरान जो है नवजीवन जो पत्रिका चलते रहता है। क्या, तो नवजीवन, आपको याद रखना ये पत्रिका है, गांधी जी इसका नाम बदलते हैं और हरिजन पत्रिका रख देते हैं। ठीक है, गांधी जी की जब द्वितीय आगमन होता है ना, दूसरी बार वो जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो उस दौरान हम लोग देखते हैं कि अछूतोद्धार कार्यक्रम में क्या करते हैं, उसका संचालन करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अछूतोद्धार से कार्यक्रम क्या करेंगे, चलाएंगे। तो इसी दौरान ये जो है नवजीवन पत्रिका, नाम आपको याद रखना है, नवजीवन पत्रिका, इसका नाम बदलकर हरिजन पत्रिका रखते हैं। ठीक है, नाम बदलकर क्या, तो हरिजन पत्रिका रखा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वितीय आगमन के दौरान आप लोगों ने क्या देखा कि जो नवजीवन पत्रिका चलते रहता है उसका जो है नाम बदलकर हरिजन पत्रिका रखा जाता है। साथ ही देखिए 22 से लेकर 28 नवंबर तक गांधी जी जो है 28 नवंबर के शाम काल तक गांधी जी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इस दौरान जो है अछूतो उद्धार कार्यक्रम का ये संचालन करते हैं। इसी में देखेंगे कि कौन कौन से डेट में गांधी जी के द्वारा कहाँ कहाँ किन किन जनसभाओं का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया, किस तरीके से वो अछूतोद्धार कार्यक्रम को चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो 22 नवंबर 1933 का डेट याद रखना है, इस दिन गांधी जी जो है दुर्ग शहर पहुंचते हैं। ठीक है, 22 नवंबर 1933 का तारीख आपको याद रखना है। इस दिन जो है गांधी जी कहाँ, तो दुर्ग शहर पहुंचते हैं। कहाँ, तो दुर्ग शहर पहुंचते हैं। साथ ही इनके साथ गांधी जी का जो सारथी होते हैं, सारथी कहने का मतलब जो पूरे समय तक उनका क्या करें, हर काम में उनके जो सहयोग करने वाले होते हैं, जो उनको रास्ता दिखाने वाले होते हैं। रास्ता यहाँ कहने का मतलब उद्देश्य प्राप्ति से नहीं, जो एक क्षेत्र विशेष है जहाँ पर जो है इनका सम्मेलन होगा, इनका कार्यक्रम आयोजित होगा, तो ऐसा जो सारथी जो क्या करता है, केवल स्थान, ठीक है, स्थान पहुँचाने का काम करता है, तो वही यहाँ पे उसी सारथी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा जो सारथी थे गांधी जी के छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ भी गांधी जी का क्या होता था, सम्मेलन या कार्यक्रम होता था, उन स्थानों पर जो पहुँचाने की जिम्मेदारी होती थी गांधी जी को, यात्री जो किया जाता था यात्रा के माध्यम से, वो सारथी का नाम है हजारी लाल जैन। क्या नाम है, तो हजारी लाल जैन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के दौरान, है ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान गांधी जी का जो यात्रा के जो सारथी होते हैं, उन्हें स्थानों में कार्यक्रम सम्मेलन में पहुंचाने का जो काम किया जाता था, वो किया जाता था। नाम आपको याद रखना है हजारी लाल जैन। क्या नाम आपको याद रखना है, तो हजारी लाल जैन। ठीक है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान गांधी जी का जो सारथी होता है नाम है हजारी लाल जैन। ठीक है, याद रखना है। और ये सारथी किस तरीके से होते हैं, तो जिन जिन जगहों पर गांधी जी के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, उन स्थानों तक गांधी जी को पहुंचाने का काम जो है ये उनके सारथी हजारी लाल जैन के द्वारा किया जाता था। देखिए इसी दौरान जो है ये दुर्ग शहर पहुंचते हैं, है ना, और दुर्ग शहर पहुंचने के बाद उनको सारथी मिलता है, नाम हजारी लाल जैन। अब वो क्या करते हैं, गांधी जी का जो यात्रा क्रम है उसको जारी करवाते हैं। अब देखिए इसी दौरान जो है गांधी जी विश्राम करते हैं, याद रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के घर में। ठीक,
गांधी जी जब 1933 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आते हैं और वो दुर्ग पहुंचते हैं 22 नवंबर 1933 को, उसके बाद सारथी जी के द्वारा उनको क्या किया जाता है, आगे के यात्राओं में उनको लेके जाया जाता है। साथ ही इसी दौरान वो जो है विश्राम करते हैं। तो विश्राम कहाँ करते हैं, तो याद रखना है आपको, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के घर में। कहाँ, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के घर में गांधी जी के द्वारा क्या तो विश्राम किया जाता है। अब देखिए, जैसे गांधी जी क्या करते हैं, अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ प्रस्थान करते हैं, तो कुछ सहयोगी नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। कुमारी मीराबेन, ठीक है, कुमारी मीराबेन, इनका नाम है मैला डिन्सलेट और ये अंग्रेज थी, याद रखना है। तो गांधी जी के कुछ सहयोगी व्यक्ति भी यहाँ पे क्या करते हैं, उनके समर्थन के लिए, उनको सहयोग देने के लिए आते हैं। तो देखिए, इसमें एक नाम आपको याद रखना है, कुमारी मीराबेन। क्या नाम है, तो कुमारी मीराबेन। मैला डिन्सलेट, कुमारी मीराबेन का जो असली नाम होता है वो मैला डिन्सलेट, ये अंग्रेज होती है। साथ ही ठक्कर बापा, क्या, तो ठक्कर बापा। और एक और नाम याद रखना है, महादेव देसाई। क्या नाम है, तो महादेव देसाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि गांधी जी के जब द्रुति आगमन होता है तो उनके जो सहयोगी व्यक्ति हैं उनमें नाम है कुमारी मीराबेन, जिनको मैला डिन्सलेट, अंग्रेज होती हैं, साथ ही ठक्कर बापा और महादेव देसाई, ये क्या होते हैं, गांधी जी के क्या होते हैं, तो याद रखना है आपको, सहयोगी होते हैं। ये उनके साथ क्या करते हैं, अछूतोद्धार कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए, ये पूरी बातें हो गई 22 नवंबर 1933 से संबंधित। अब इसके अगले दिन 23 नवंबर को याद रखना है, गांधी जी पहुंचते हैं रायपुर, और रायपुर में जो विक्टोरिया गार्डन होता है, जिसको मोती बाग भी कहा जाता है, में स्वदेशी प्रदर्शनी की जो होती है, जो है ना, स्वदेशी प्रदर्शनी जो किया जाता है, उसका उद्घाटन भी गांधी जी के द्वारा किया जाता है। आप लोग देख पाते हैं कि 22 नवंबर को गांधी जी जो है दुर्ग शहर में रहते हैं और 23 नवंबर को पहुंचते हैं रायपुर। तो रायपुर में किस स्थान पर पहुंचते हैं, तो आपको याद रखना है, विक्टोरिया गार्डन में, जिसको मोती बाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उस दिन जो है स्वदेशी प्रदर्शनी कहने का मतलब स्वदेशी वस्तुओं, जो स्वदेशी आंदोलन आपको देखने को मिलता है, उसी से प्रेरित ये चीज़ें होती है कि स्वदेशी वस्तुओं का यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। ये क्यों, ताकि लोगों में देश भावना जागृत किया जा सके, ठीक है, देश भावना, देशभक्ति से चीज़ों को प्रेरित किया जा सके, राष्ट्रीय आंदोलन में इनको क्या बनाया जा सके, भागीदार बनाया जा सके, उनका सहयोग मिल सके, समर्थन मिल सके। इसी में आप देखते हैं कि स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है ये किनके द्वारा किया जाता है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक। तो 23 नवंबर को आप देख पाते हैं कि रायपुर के विक्टोरिया गार्डन में, जिसको मोती बाग कहते हैं, गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, इनका आगमन होता है और जो स्वदेशी प्रदर्शनी चल रही होती है उसका उद्घाटन भी महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। चलिए, अब इसके एक दिन बाद 24 नवंबर 1933 को आप याद रखेंगे कि लॉरी स्कूल, जिसके वर्तमान में सप्रे स्कूल है ना, मैदान के विशाल जनसभा को संबोधन करते हैं, ठीक है। अब 24 नवंबर को आप देख पाते हैं कि लारी स्कूल, जिसको सप्रे स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, के मैदान में, ठीक है, के मैदान में जो एक बहुत बड़ी संख्या में जनसभा होती है उसका संबोधन करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। तो 24 नवंबर को आप देख पाते हैं कि लारी स्कूल, जिसको सप्रे स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, के मैदान में बहुत बड़ी लोगों की क्या होती है, यहाँ पे झुंड आए होती है, उनका एक सम्मेलन होता है। यहाँ पे आम लोगों को क्या किया जाता है, गांधी जी के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, संबोधित किया जाता है, उनसे समर्थन मांगा जाता है, किस लिए, तो सविनय आज्ञा आंदोलन के लिए, ठीक है। और साथ में जो अछूतोद्धार से कार्यक्रम की चीज़ें होती है, लोगों को क्या किया जाता है उसके संबंधित में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि 24 नवंबर को लारी स्कूल, सप्रे स्कूल के जो मैदान होता है वहाँ विशाल जन संबोधन किया जाता है। साथ ही अछूतोद्धार कार्यक्रम की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही उसकी जो प्रभाव का लाभकारी और अलाभकारी चीज़ें होती हैं उसको भी जनसभा के सामने गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, रखा जाता है। और इसके कारण जो होने वाले नुकसान हैं और जो होने वाले फायदे हैं उसको भी गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे लोगों को बताया जाता है, ठीक है। अब 24 नवंबर को ही आप लोग याद रखेंगे, गांधी जो है सतनामी आश्रम और साथ ही अनाथालय निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो अब 24 नवंबर को आप लोग देख पाते हैं कि सतनामी आश्रम और साथ ही 2 अनाथालय होता है, उसका निरीक्षण भी गांधी जी के द्वारा 24 तारीख को ही किया जाता है, ठीक है। 24 तारीख को आप लोग देख पाते हैं 24 नवंबर 1933 को कि गांधी जी के द्वारा जो सतनामी आश्रम है ना, और साथ ही जो अनाथालय होता है ना, जहाँ अनाथ लोग रहते हैं,
उनका क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और वहाँ भी लोगों को ये क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अब आगे देखेंगे कि आप पुरानी बस्ती में जो मंदिर होता है ना, रायपुर की पुरानी बस्ती में जो मंदिर होता है उसको हरिजनों के लिए, दलितों के लिए खोल दिया जाता है, और स्वयं जो है गांधी जी हरिजन या दलित लोगों के साथ मंदिर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाते हैं 24 नवंबर 1933 को कि रायपुर की जो पुरानी बस्ती में जो मंदिर होती है, पुरानी मंदिर होती है, उसमें है ना गांधी जी स्वयं जो है हरिजन और दलितों के साथ मंदिर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, पुराने समय में याद रखेंगे जब इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा बाबा अम्बेडकर से संबंधित चीज़ों के बारे में कि उनके स्कूल में क्या कर दिया जाता था, प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। साथ ही जो सार्वजनिक स्थलें हैं, है ना, जलपान का हो गया या कुएं से पानी पीना, इन सब चीज़ों के लिए भी उनको क्या किया जाता था, प्रबंधित किया जाता था। और जो बाबा अम्बेडकर साहब हैं, ऐसा मैंने सुना है और कहते हैं लोग कि वो है ना स्कूल में उनको एक अलग जगह पे बैठा कर, है ना, स्कूल के बाहर से वो क्या करते थे, क्लास के बाहर से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये जो है कुरीतियाँ जो है उस समय समाज में बहुत बड़ी संख्या में है ना प्रचलन में थी। तो इसी को दूर करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, तत्पर करते थे, क्योंकि इससे जो है राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता था, जन भागीदारी जो है क्या होती थी, कमजोर होती थी। तो इसी में आप देख पाते हैं कि पुरानी बस्ती में जो मंदिर होता है उसको गांधी जी जो है क्या करते हैं, खुलवाते हैं, और स्वयं ही हरिजन और दलितों के साथ उस मंदिर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए गांधी जी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु कहते थे। ठीक है, तो गांधी जी जब देखेंगे आप, गांधी जी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु कहकर पुकारते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी से बहुत पहले ही छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार कार्यक्रम, दलित उत्थान कार्यक्रम क्या करते थे, वो सुचारू रूप से चला रहे थे। वो जो है इसके विरोध में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अब देखेंगे है ना, जो भेदभाव होता था, जातिगत भेदभाव होता था, उसके विरोध में अच्छा काम, उसके विरोध में वो काम कर रहे थे, ताकि सभी लोगों में क्या हो, समानता क्या भावना क्या हो, विकसित हो। ठीक है, तो गांधी जी ने जब छत्तीसगढ़ को, जब उनका आगमन होता है, दूसरी बार वो छत्तीसगढ़ आते हैं, तो देखते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अछूतोद्धार कार्यक्रम भी बहुत अच्छे स्तर पे क्या गया है, पहले से ही चलाया जा रहा है। इसलिए गांधी जी उनको, उनके कामों को देखकर क्या होते हैं, कार्यों को देखकर खुश होते हैं, और पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतोद्धार के क्षेत्र में अपना गुरु कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 25 नवंबर का तारीख याद रखना है आपको। कब? तो 25 नवंबर, और स्थान है धमतरी। ठीक है, 25 नवंबर को गांधी जी जो है धमतरी पहुंचते हैं, और धमतरी के मकाई बंद नामक स्थान में वो सभा को क्या करते हैं, सभा का आयोजन होता है, उसका संबोधन करते हैं, उनको भाषण देते हैं। और साथ ही याद रखेंगे इसी दौरान धमतरी में नत्थू जी जगताप के द्वारा अभिनंदन पत्र जो है गांधी जी को क्या किया जाता है, भेंट किया जाता है। 25 नवंबर 1933 को आप देख पाते हैं कि गांधी जी धमतरी पहुंचते हैं, और धमतरी में मकाई बांध नाम का एक स्थान होता है। वहाँ पे ये जो है जनसभा को, लोगों को क्या करते हैं, लोगों का सम्मेलन का ये जो है वहाँ भाषण देते हैं। ठीक है, उनका संबोधन करते हैं। इसी क्रम में नत्थू जी जगताप जो है क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी को अभिनंदन पत्र भेंट करते हैं। ठीक है, तो 25 नवंबर को आप देख पाते हैं कि गांधी जी धमतरी पहुँचते हैं, और इसी दौरान नत्थू जी जगताप उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट करते हैं। साथ ही मकाईबंद स्थान में गांधी जी के द्वारा सम्मेलन को, है ना, जो सम्मेलन होता है, जो आम सभा होता है, उसका क्या किया जाता है, उनको भाषण दिया जाता है, उनको संबोधित किया जाता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नारायण राव धमतरी यात्रा के दौरान गांधी जी के नारायण राव मेघावाले जो है 500 रुपये हरिजन फंड में जमा करते हैं, या 500 रुपये का वो सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के धमतरी यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि नारायण राव मेघावाले, आपको नाम याद रखना है, नारायण राव मेघावाले जो है 500 रुपये का जो है आर्थिक सहायता हरिजन फंड में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 500 रुपये का हरिजन फंड में जो सहयोग राशि दिया गया, किसके द्वारा? तो आपको नाम याद रखना है, नारायण राव मेघावाले के द्वारा। और इसी में आगे चलेंगे तो देखने को मिलेगा माखन नामक एक नाई होता है, इसे गांधी जी जो है हजामत क्या करवाते हैं, बनवाते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान आपको ध्यान रखने को मिलेगा यहाँ पे माखन नामक एक नाई होता है धमतरी यात्रा के दौरान, उसी से गांधी जी क्या करते हैं, अपने हजामत का काम करवाते हैं। और देखिए इसी के बाद गांधी जी धमतरी में, नाम याद रखना है, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, इनके निवास स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं।
ठीक है। धमतरी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जो है कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ की 25 नवंबर को गांधी जी धमतरी पहुंचते हैं और धमतरी के मकाईबंद नामक स्थान पर हुए आम सभा को सम्मेलन को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। साथ ही नत्थू जी जगताप जो है गांधी जी को अभिनंदन पत्र भेंट करते हैं और नारायण राव मेघावाले जो है 500 रुपये का आर्थिक सहायता जो है हरिजन फंड में उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही माखनलाल जो नाई होते हैं, ये जो है हजामत गांधी जी के हजामत का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास स्थान में जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब 25 नवंबर को गांधी जी बिलासपुर पहुंचते हैं। ठीक है, 25 नवंबर को आपको याद रखना है, गांधी जी शाम के समय धमतरी से इन सारे चीज़ों को काम करने के बाद बिलासपुर पहुंचते हैं और उसके बाद अगली सभा उठकर 26 नवंबर को डेट याद रखना है, 26 नवंबर को बिलासपुर के गांधी चौक में जो विशाल लोगों का है ना, विशाल लोगों का जो जब सभा होता है उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, 25 नवंबर को शाम को गांधी जी बिलासपुर पहुंचते हैं और उसके अगले दिन 26 नवंबर को जो है गांधी जी है ना रायपुर के गांधी चौक में, याद रखना है रायपुर के गांधी चौक में, याद रखना गांधी जी जब बिलासपुर पहुंचते हैं, माफ करिएगा, गांधी जी जब बिलासपुर पहुंचते हैं तो जिस चौक में जो विशाल सभा लोगों का झुंड रहता है, जमाव रहता है, जहां पर वो अपना भाषण या संबोधन देते हैं, बाद में उसी चौक का नाम जो है गांधी चौक रखा जाता है। आप यहाँ देख पाते हैं कि 26 नवंबर को गांधी जी जो है क्या बिलासपुर पहुँचते हैं और बिलासपुर के जिस चौक में वो विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, उसी संबोधित वाले स्थान को बाद में गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे गांधी जी जब 26 नवंबर को बिलासपुर पहुँचते हैं तो जरहा भाठा चौक में ठाकुर छेदीलाल के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 26 नवंबर को गांधी जी जब बिलासपुर के जरहा भाठा चौक में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत जो है ठाकुर छेदीलाल के द्वारा किया जाता है। इसी में आप देख पाते हैं कि गांधी जी जो है गांधी चौक में, वर्तमान जो गांधी चौक है बिलासपुर में, वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, उनको भाषण देते हैं, उनको क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या करने के लिए, समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए जन भागीदारी का आह्वान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 28 नवंबर ये गांधी जी का ये जो है छत्तीसगढ़ में उनकी यात्रा का अंतिम दिन होता है। समानता और स्वतंत्रता का संदेश देते हैं। ठीक है, 28 नवंबर को आप याद रखेंगे गांधी जी स्वतंत्रता और समानता का संदेश देते हैं ताकि सभी लोग समानता से एकजुट होकर क्या करेंगे, सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। क्योंकि जो भेदभाव हो रहा था है ना, उसे क्या हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन को उस स्तर पे सहयोग प्रदान नहीं हो पा रहा था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ी क्या हो कमजोरी पड़ रही थी। तो इसी कारण गांधी जी यहाँ पे समानता और स्वतंत्रता का संदेश देते हैं। साथ ही वो बिलासपुर से वापस रायपुर आते हैं और गोंदिया होते हुए बालाघाट को क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। ठीक है, 28 नवंबर को गांधी जी जो है समानता और स्वतंत्रता का संदेश देते हुए वापस रायपुर से गोंदिया होते हुए बालाघाट को प्रस्थान करते हैं। और देखिए गांधी जी की जो यात्रा होती है, द्रुति यात्रा छत्तीसगढ़ में, इसे रामदेवलाल तिवारी जी काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसे प्रभावित होकर गांधी जी जो है रामदेवलाल तिवारी जी गांधी मीमांसा की रचना 1934 में करते हैं। ठीक है, गांधी जी का 1932-1933 के समय जब छत्तीसगढ़ आगमन होता है तो उस दौरान रामदेवलाल तिवारी जी जो है गांधी जी की यात्राओं से क्या होते हैं, बहुत ही प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होकर वो गांधी मीमांसा की रचना 1934 में करते हैं। ठीक है, साथ ही गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आगमन हुआ तो राजकुमार कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, नाम है स्मिथ पियर्स, उनके द्वारा गांधी जी को भाषण के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि गांधी जी के छत्तीसगढ़ द्वितीय आगमन के दौरान राजकुमार कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, नाम याद रखना है, राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स के द्वारा उनको भाषण के लिए आमंत्रित किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे आज जो चीज़ें हैं उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सविनय आज्ञा आंदोलन द्रुति चरण का आपको याद रखना है कि ये दूसरा वीडियो है, इसका पहला वीडियो आया हुआ है। तो पहले वीडियो को जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तब आगे की चीज़ें क्या होंगी आपको अच्छे से क्लियर होंगी, किस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आएगा, आप वहाँ से लिंक कर पाएंगे। तो आज देखिएगा आपको रायपुर में वानर सेना का गठन देखने को मिला।
क्यों किया गया है? सभी ने आज्ञा आंदोलन को समर्थन और सहयोग देने के लिए। कब किया गया? फरवरी 1932 को। संस्थापक का नाम याद रखना है बलीराम दुबे, और बलीराम दुबे को ही आज़ाद के नाम से जाना जाता है। बाद में रायपुर में जो आज़ाद चौक का नामकरण है वो इन्हीं के नाम पर हुआ है। और वानर सेना के बारे में याद रखना है, छोटों बच्चों का जो गठन है या समूह होता है, संगठन, वही वानर सेना, ठीक है, वानर सेना में सम्मिलित होता है। और इसका जो केंद्र होता है जहाँ से इन सब चीज़ों की ऑपरेट करते हैं, ब्राह्मणपारा रायपुर है। और इसका उद्देश्य जो है आंदोलन का क्या करना, प्रचार प्रसार करना था। और ये जो है पोस्टर और पर्ची के माध्यम से, साथ ही जो नेताओं का एक संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर और छोटी जनसभाओं के माध्यम से करते थे। देखिए जो संचालक है, आपको नाम याद रखना है, यति यतन लाल जैन। वानर सेना के गठन का जो संचालक होता है नाम है यति यतन लाल जैन। और प्रचार प्रसार के दौरान वानर सेना के जो प्रचार प्रसार है उसी दौरान बलीराम दुबे और राधाधर नाई, इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और वानर सेना की गतिविधियों में आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल के ज्येष्ठ पुत्र भगवती चरण शुक्ल भी सम्मिलित होते हैं। और रायपुर में जो ब्राह्मणपारा होता है उसी के पास में जो आज़ाद चौक है वो बलीराम दुबे, जिनको आज़ाद के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। साथ ही 28 अगस्त 1932 को गिरफ्तारी की कार्रवाई है ना रक्षाबंधन के दौरान की जाती है, इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और 31 मार्च 1932 को संगठन का जुलूस बलीराम दुबे आज़ाद के द्वारा निकाला जाता है। और इसी दौरान सेवा दल का गठन किया जाता है 1938 में। कहाँ तो याद रखना है? खैरागढ़ में। और संस्थापक है सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। साथ ही गांधी जी का द्वितीय आगमन आपको 22 से 28 नवंबर 1933 को 5 दिन के लिए देखने को मिलता है। ये जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए आए होते हैं। और इसी दौरान वो नवजीवन पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन कर देते हैं। 22 नवंबर को ये दुर्ग शहर पहुँचते हैं और उनके छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान सारथी होते हैं हरिलाल जैन। और उसके बाद ये विश्राम गृह रविशंकर शुक्ल जी के घर में करते हैं और उनके सहयोगी होते हैं कुमारी मीराबेन, ठक्कर बाबा, महादेव देसाई। साथ ही 23 नवंबर को ये रायपुर पहुंचते हैं और विक्टोरिया गार्डन जी मोती बाग में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। उसके अगले दिन 24 नवंबर को लारी स्कूल सेपरेट स्कूल के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। फिर 24 नवंबर को ही आपको देखने को मिलेगा सतनामी आश्रम व अनाथालय का ये निरीक्षण करते हैं। पुरानी बस्ती में जो मंदिर होता है वहाँ रायपुर में, वहाँ हरिजन के लिए और साथ ही स्वयं हरिजन के साथ वो प्रवेश करते हैं। गांधी जी जो है सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। 25 नवंबर को गांधी जी धमतरी पहुंचते हैं और मकईबंद नामक स्थान में विशाल जनसभा को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और नत्थू जी जगताप जो है धमतरी में उनको आमंत्रण पत्र भेंट करते हैं। नारायण राव मेघावाले जो है 500 रुपये उनको हरिजन फंड में क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। और माखन नामक नाई से गांधी जी जो है हजामत बनवाते हैं और कुंज बिहारी के घर में ये जो है क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण किया जाता है। 25 नवंबर को बिलासपुर पहुंचते हैं शाम को। और 26 नवंबर को जो है बिलासपुर के गांधी चौक में विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं और ठाकुर छेदीलाल के द्वारा जरहा भाटा चौक में गांधी जी का क्या स्वागत किया जाता है। 28 नवंबर को समानता और स्वतंत्रता का संदेश देते हुए ये वापस रायपुर आते हैं और रायपुर होते हुए से गोंदिया होते हुए बालाघाट को प्रस्थान करते हैं। रामदेवराय तिवारी जो है गांधी जी की संपूर्ण यात्रा के दौरान उनसे प्रभावित होते हैं और गांधी मीमांसा की रचना ये चालू कर देते हैं। 1934 में ये पूर्ण हो जाता है। साथ ही राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य नाम है स्मिथ पियर्स, ये जो है गांधी जी को क्या करते हैं? भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। चलिए इन सब चीज़ों को आप लोग क्या रखेंगे? अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। साथ ही क्लास जो है आपको कंटिन्यू, इसके पहले वाले वीडियो में है ना हम लोग पढ़ रहे थे मराठा भोसला काल के बारे में, है ना, भोसला काल मराठा, उन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। साथ ही जो अभी क्लास चल रही है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर की क्लास आज तो आप लोगों को हो नहीं पाई, ठीक है। बाकी करंट अफेयर का भी क्लास आप लोगों का कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। कल कोशिश किया जाएगा कि जो भोसला वंश है उसको क्या कर दिया जाएगा, जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, उनको कल या ये 2 वीडियो के माध्यम से आपके आने वाले ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही सभी नाम आज्ञा आंदोलन में इसके आगे भी और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये 8 या 9 फरवरी तक इसको जो है इतिहास को कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी इसमें छूट जाएंगी, लेकिन जो परीक्षा के देखा जाए कि दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सब चीज़ों को यहाँ पे क्या तो शामिल किया गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं इन पर करता हूँ। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, साथ में पिछली जो क्लास में पढ़ाई गई है उनका आप क्या करें? रिविजन करें।